हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है कि एई और जेई लेवल के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करते वक्त क्या आपको रेफरेंस बुक्स फॉलो करने चाहिए, आपको पूरे रेफरेंस बुक फॉलो करने चाहिए या रेफरेंस बुक का कुछ सिलेक्टेड पोर्शन आपको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए इसके रिगार्डिंग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को चालू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। चलिए चालू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास लिमिटेड है। पहली तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, दूसरी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होने ही चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट किस रिसोर्स से पढ़ना है। और तीसरा, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी ही चाहिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करते वक्त, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास लिमिटेड एफर्ट्स है। ऐसा तो नहीं कि एक एग्ज़ाम आप 5-6 साल उसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। आपका जो जैसा एफर्ट या फिर जो एनर्जी से आप फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, नॉट नेसेसरी वो सेम एनर्जी आपके पास रहेंगी अगर आप थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट जब आप देने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए कि रेफरेंस बुक्स जितनी भी होती है उनके नाम में ही रेफरेंस है। रेफरेंस बुक आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आप किसी कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है या फिर आप कहीं से आपने उस कंसेप्ट को पढ़ा है, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, उस टाइम आप वेरीफाई करने के लिए रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसके नाम में रेफरेंस बुक लिखा है। तो रेफरेंस बुक कौन कौन सी एग्ज़ाम या फिर किस किस जगह पे हमें यूज़फुल आ सकते हैं। पहली तो गेट। तो गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट होगा, जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई रहती है। आपको भी पता है, जिसका कट ऑफ मतलब जो टॉपर होता है उस एग्ज़ाम का, उसको ही 59-60 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100। तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम वी कैन से इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दूसरी चीज़ ईएसी मेंस, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो मेंस मतलब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके प्रिपरेशन के लिए आपको रेफरेंस बुक की काफ़ी मदद होगी, क्योंकि ईएसी मेंस में अक्सर डेरिवेशंस पूछे जाते हैं या फिर कोई प्रूफ्स पूछे जाते हैं या फिर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के पीछे के जो भी एग्जांपल्स रहते हैं वो आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द वैल्यूज़। तो इसके लिए आपको अगर स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको परफॉर्म करना है तो आपको रेफरेंस बुक यूज़ करने ही पड़ेंगे। और तीसरी चीज़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, जो हम बीटेक के टाइम पे जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स रहते हैं उसके प्रिपरेशन के टाइम भी आपको रेफरेंस बुक यूज़ करने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी स्टैंडर्ड कोचिंग, टीचर्स हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कंटेंट फ्रॉम रेफरेंस बुक्स। अगर आपने कोई भी रेप्यूटेड कोचिंग ज्वाइन की है जिसके प्रीवियस रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपने थोड़ा सा रिसर्च किया है कि वो लेजिटिमेट है या नहीं, तो इट इज़ अ हाई चांस दैट वहाँ पे जितने भी लेक्चरर्स या फिर जो भी प्रोफेसर्स रहते हैं वो मोस्टली एमटेक या फिर पीएचडी रहते हैं। तो वो प्रोफेसर्स ने पहले ही स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का स्टडी किया हुआ होता है और उसमें से उन्होंने एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो प्रीवियस उसका ट्रेंड है, उसके हिसाब से उन्होंने पहले से ही कोर्स डिज़ाइन किया होता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू अगेन गो फॉर रेफरेंस बुक्स, क्योंकि वो टीचर्स ने पहले ही वो एक्सरसाइज कर लिया है। फिर भी अगर आपका मन है कि मुझे रेफरेंस बुक से थोड़ा बहुत करना है, मैं श्योर शॉट रहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ, तो आपको क्या करना है वो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। और दूसरी चीज़ है कि ट्रस्ट योर रिसोर्सेस। आपके पास जो भी कोचिंग का आपके पास मटेरियल है, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, उस पर आप ट्रस्ट कीजिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं या फिर हमारा कोई दोस्त होता है, उसके हम नोट्स देखते हैं और बाद में हमें लगता है कि यार मेरे नोट्स तो इतने अच्छे नहीं है, उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, उसने हाईलाइट करके लिखा है, उसने काफ़ी मतलब कलरफुल पेन्स का यूज़ किया है। तो देखिए, आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको खुद को वो समझ आने चाहिए। और दूसरी चीज़, वहाँ से आपके जो भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसका 60 to 70% कंटेंट आपके नोट से आना चाहिए। इफ़ दीज 2 कंडीशंस आर फुलफिलिंग देन यू कैन से दैट आपके नोट्स अच्छे बने हैं। ठीक है। ओके, अगर आपके पास रेफरेंस बुक है कोई भी 2-3 सब्जेक्ट के और अगर आपको उसका ऑप्टिमल यूज़ करना है आपके प्रिपरेशन के लिए, तो ऐसी क्या टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, ये मैंने इस स्लाइड में समराइज़ किया है। पहली चीज़, कवर द सिलेबस फ्रॉम एनी कोचिंग और यूट्यूब।
यहाँ पे मैंने YouTube लिखा है क्योंकि YouTube पे भी काफ़ी सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अब YouTube में कहाँ कहाँ पे आप कंटेंट ढूंढ सकते हैं या फिर कहीं पे आपको हाई यील्ड कंटेंट मिलेगा, मैं आपके लिए लिस्ट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, YouTube से अगर आप फ्री में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पहला चैनल है क्रिएट्रिक्स या फिर अनअकैडमी। दूसरा है EAD क्लासेस जो कि रमन सर के क्लासेस है। और तीसरा है निम्बस लर्निंग। तो ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको यूज़फुल रहेंगे अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को YouTube से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर बता देता हूँ, YouTube इज़ जनरली यूज्ड फॉर प्रमोशनल पर्पजेस ओनली। काफ़ी सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनका फ्री में कंटेंट YouTube पे अवेलेबल होता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको एंगेजमेंट नहीं मिलती है। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर कोर्स आफ्टरवर्ड्स। अगर ऐसा हो सकता है कि कहीं पे अगर क्रिएट्रिक्स में पावर सिस्टम का कोई एजुकेटर है जिसने पावर सिस्टम पढ़ा दिया लेकिन वो बीच में छोड़ दिया, तो उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको अपने खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कंटेंट नहीं, यूट्यूब पे कंटेंट है, लेकिन जब भी आप फ्री में कुछ कहीं से भी आप फ्री से अगर पढ़ेंगे तो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एज माई नॉलेज क्रिएट्रिक्स और अनअकैडमी पे जितना भी कंटेंट है वो ऑलमोस्ट अंकित गोयल सर ने तो जितना भी पावर सिस्टम लिया है उन्होंने पूरा ही कंप्लीट किया है, बीच में नहीं छोड़ा है। पावर सिस्टम और मशीन ये दोनों के लिए तो अनअकैडमी बेस्ट है। आई विल ब्लाइंडली रिकमेंड टू एवरीवन। उसके बाद देखिए, वेन एवर यू आर इन डाउट डबल चेक विथ रेफरेंस बुक्स, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन या फिर आप YCT में अगर कोई एक न्यूमेरिकल है या फिर आपने कहीं से पेपर डाउनलोड किया है जिसमें आपको कोई डाउट है, उसी टाइम आप डबल चेक करेंगे रेफरेंस बुक से। आप रेफरेंस बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रेफरेंस बुक की जो लैंग्वेज होती है वो समझने में हार्ड होती है थोड़ी सी, आपका काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ सॉल्व बैक साइड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स। अब ये बैक साइड क्वेश्चंस क्या रहते हैं, अगर आप CL वाधवा पढ़ेंगे या फिर PS बिमरा का अगर आप बुक देखेंगे तो पूरा बुक मतलब पूरा थियोरी होने के बाद कुछ बैक साइड बिट्स होते हैं जिसमें पूरे सभी जितने भी बुक में जितने भी चैप्टर्स है उसमें से MCQ उन्होंने लिस्ट आउट किए होते हैं विच आर वेरी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। अगर आप कोई भी स्टेट का पेपर उठा के अगर आप देखेंगे उसमें जितना भी पावर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे उसमें 30 to 40% क्वेश्चन आपको एज इट इज CL वाधवा से मिलेंगे या फिर सिमिलर क्वेश्चन के क्वेश्चन सिमिलर कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद पहली हो गई चीज़ CL वाधवा का बुक, दूसरा है PS बिमरा का बुक। PS बिमरा के 2 बुक्स हैं, पहला इलेक्ट्रिकल मशीनरी और दूसरा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल मशीनरी में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है जिसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है और आपके सिंगल 1 और 2 स्टेप के न्यूमेरिकल्स है, कुछ लेंदी न्यूमेरिकल्स है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। और दूसरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें मैच द कॉलम या फिर जो इम्पॉर्टेंट आपको 1 स्टेप या 2 स्टेप न्यूमेरिकल्स है उसको भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने कवर किया है। तो आप एक बार ज़रूर ये मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के आप एक बार पीछे देखिए कि कोई अगर उसमें न्यूमेरिकल्स है या फिर कोई MCQs है तो आप इसको ज़रूर एक बार सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपको ऐसा फोमो नहीं होना चाहिए कि मैंने रेफरेंस बुक का यूज़ नहीं किया था। क्योंकि एक चीज़ बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स आर फ्रॉम रेफरेंस बुक्स इटसेल्फ। अगर आप YCT में कोई इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे या BHEL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वो जो क्वेश्चन है वो आसमान से आके नहीं टपके हैं। वो क्वेश्चन सेट करने के लिए एग्जामिनर ने स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ही फॉलो किया होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के पीछे से या फिर उसमें से सॉल्व क्वेश्चन ही होते हैं। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक नहीं किया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है जिसका अच्छे से एक बार 70 to 80% उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ है और उसको 1 स्टेप हायर जाके उसको कोई भी रिस्क नहीं लेना है सिलेक्शन के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस इन YCT एंड EACR 70 to 80% फ्रॉम रेफरेंस बुक, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉलो करना भी है तो उसके पीछे का अप्रोच कैसे होना चाहिए जिससे कम से कम टाइम में आपका एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है।
हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे, टॉपर्स टॉप इलेक्ट्रिकल नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे काफ़ी ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी रिलेटेड और कोई भी आपको अगर सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उससे रिगार्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस